जय श्री राम मित्रों, आज के एपिसोड में मैं आपको राजस्थान में शेखावाटी अंचल के 3 क्रांतिवीर बलजी बुर्जी शेखावत और उनके स्वामी भक्त नौकर गणेश नाई की शौर्य गाथा सुनाता हूं, जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के नाक में दम कर दिया था, जिन्होंने शेखावाटी अंचल और आसपास के क्षेत्रों में आज़ादी की अलख जगाई और रियासतों के उन राजाओं के लिए भी वो सिरदर्द बने रहे जिन्होंने अंग्रेजों की गोद में बैठकर अपनी आज़ादी को बेच दिया था। तो मित्रों, कथा का प्रारंभ करते हैं। राजस्थान में शेखावाटी राज्य की जागीर बठोट पाटोदा के ठाकुर बलजी शेखावत दिन भर अपनी जागीर के कार्य निपटाते, लगान की वसूली करते, लोगों के झगड़े निपटाकर न्याय करते, किसी गरीब की जरूरत के हिसाब से आर्थिक सहायता करते हुए अपने बठोट के किले में शान से रहते। पर रात को सोते हुए उन्हें नींद नहीं आती। बिस्तर पर पड़े पड़े वे फिरंगियों के बारे में सोचते कि कैसे वे व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ आए और पूरे देश को उन्होंने गुलाम बना डाला। ज्यादा दुख तो उन्हें इस बात का होता कि जिन गरीब किसानों से वे लगान की रकम वसूल कर शिकर के राजा को बेचते हैं, उसका थोड़ा हिस्सा अंग्रेजों के खजाने में भी जाता है। रह रहकर उन्हें फिरंगियों पर गुस्सा आता और साथ में उन राजाओं पर भी जिन्होंने अंग्रेजों की दास्तां स्वीकार कर ली, पर वे अपना दुख किसे सुनाए, अकेले अंग्रेजों का मुकाबला भी कैसे करें। सभी राजा तो अंग्रेजों की गोद में जा बैठे थे। उन्हें अपने पूर्वज डूंगर सिंह व जवाहर सिंह की याद आती, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ा था और जोधपुर के राजा ने उन्हें विश्वासघात से पकड़कर अंग्रेजों के हवाले कर दिया था। अब वे सोचते कि कैसे जोधपुर रियासत से इस बात का बदला लिया जाए। आज भी बलजी को नींद नहीं आ रही थी। वे आधी रात तक इन्हीं फिरंगियों व राजस्थान के सेठ साहूकारों द्वारा गरीबों से सूद वसूली पर सोचते हुए चिंतित थे। तभी उन्हें अपने छोटे भाई बुर्जी की आवाज सुनाई दी। बुर्जी अति साहसी व तेज मिजाज रोबिले व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। उनके रोबिले व्यक्तित्व को देखकर अंग्रेजों ने भारतीय सेना की आउट आर्म्स राइफल्स में उन्हें सीधे सूबेदार के पद पर भर्ती कर लिया था। एक अच्छे निशानेबाज व बुलंद हौसले वाले फौजी होने के साथ बुर्जी में स्वाभिमान भी कूट कूट कर भरा था। अंग्रेज अफसर अक्सर भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। यह भेदभाव बुर्जी को बर्दाश्त नहीं होता था। सो एक दिन वे इसी तरह के विवाद पर एक अंग्रेज अफसर की हत्या कर सेना से फरार हो गए। सभी राज्यों की पुलिस बुर्जी को गिरफ्तार करने हेतु उनके पीछे पड़ी हुई थी और वे बसते बसते इधर उधर भाग रहे थे। आज आधी रात में बलजी को उनकी आवाज सुनाई दी तो वे चौंके। तुरंत दरवाजा खोल बुर्जी को किले के अंदर ले गए। दोनों भाई गले मिले, कुछ क्षण आपसी विचार विमर्श किया और तुरंत ऊंटों पर सवार हो अपने हथियार ले बागी जिंदगी जीने के लिए किले से बाहर निकल गए। उनके साथ बलजी का वफादार नौकर गणेश नाई भी साथ हो लिया। अब दोनों भाई जोधपुर व अन्य अंग्रेज शासित राज्यों में डाके डालने लगे। जोधपुर रियासत में तो डाके डालने की श्रृंखला ही बना डाली। जोधपुर रियासत के प्रति उनके मन में पहले से ही काफी विरोध था। धनी व्यक्ति व सेठ साहूकारों को लूट लेते और लूटा हुआ धन शेखावाटी में लाकर जरूरतमंदों के बीच बांट देते। लूटे गए धन से किसी गरीब की बेटी की शादी करवाते तो किसी गरीब बहन के भाई बनकर उसके बच्चों की शादी में भात भरने जाते। हर जरूरतमंद की वे सहायता करते। जोधपुर, आगरा, बीकानेर, मालवा, अजमेर, पटियाला, जयपुर आदि रियासतों में उनके नाम से धनी व सेठ साहूकार कांपने लग गए थे। साहूकारों के यहाँ डाके डालते वक्त सबसे पहले बलजी बुर्जी उनकी बहियां जला डालते थे ताकि वे गरीबों को दिए कर्ज का तकाजा ही नहीं कर सके। गरीब, जरूरतमंद व असहाय लोगों की मदद करने के चलते स्थानीय जनता ने उन्हें मान सम्मान दिया और बल सिंह भूर सिंह के स्थान पर लोग उन्हें बाबा बलजी बुर्जी कहने लगे। और यही कारण था कि पूरे राजस्थान की पुलिस उनके पीछे होने के बावजूद वे शेखावाटी में स्वच्छंद एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। लोग उनके दल को अपने घरों में आश्रय देते, खाना खिलाते, उनका सम्मान करते। वे भी जो रुकी सूखी रोटी मिल जाती खाकर अपना पेट भर लेते। कभी किसी गांव में तो कभी रेत के टीलों पर सोकर रात गुजार देते। गांव के लोगों से जब भी वे मिलते ग्रामीणों को फिरंगियों के मंसूबों से अवगत कराते, राजाओं की कमजोरी के बारे में उन्हें सचेत करते, कैसे सेठ साहूकार गरीबों का शोषण करते हैं इसके बारे में बताते। कई लोग उनके नाम से भी वारदात करने लगे। पता चलने पर बलजी बुर्जी उन्हें पकड़कर दंड देते और आगे से ऐसा न करने की हिदायत देकर छोड़ देते। उनके दल में काफी लोग शामिल हो गए थे, पर जो लोग उनके दल के लिए बनाए गए कठोर नियमों का पालन नहीं करते, बलजी उन्हें अपने दल से बाहर निकाल देते। उनके नियम थे किसी गरीब को नहीं सताना, किसी औरत पर कुदृष्टि नहीं डालना, डाका डालते वक्त भी उस घर की औरतों को पूरा मान सम्मान देना, वह डाके में मिला धन गरीबों व जरूरतमंदों के बीच बांट देना। कई वर्षों तक इन बागियों को रियासतों की पुलिस पकड़ नहीं पाई और इसके चलते अंग्रेज अधिकारी खासे नाराज थे और डीडवाना के पास मुठभेड़ में जोधपुर रियासत के इंस्पेक्टर गुलाब सिंह की हत्या के बाद तो जोधपुर रियासत की पुलिस ने इन्हें पकड़ने का अभियान ही चला दिया।
अंग्रेज अधिकारियों ने जोधपुर पुलिस को सिक्कर व अन्य राज्यों की सीमाओं में घुसकर कार्यवाही करने की भी छूट दे दी। जोधपुर रियासत ने बलजी बुर्जी को पकड़ने हेतु अपने एक जाबाज पुलिस अधिकारी पुलिस सुप्रिंटेंडेंट बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 300 सिपाहियों का एक विशेष दल बनाया। बख्तावर सिंह ने अपने दल के कुछ सदस्यों को उन इलाकों में ग्रामीण वेशभूषा में तैनात कर दिया जिन इलाकों में बलजी बुर्जी घुमा करते थे। इस तरह उनका पीछा करते हुए बख्तावर सिंह को 3 साल लग गए। 3 साल बाद 29 अक्टूबर 1926 को कालू खान नामक एक मुखबिर ने बख्तावर सिंह को बलजी बुर्जी के रामगढ़ शेठान के पास बैरास गांव में होने की सूचना दी। कालू खान भी पहले बलजी बुर्जी के दल में ही था, पर किसी विवाद के चलते वह उनका दल छोड़ गया था। सूचना मिलते ही बख्तावर सिंह अपने हथियारों से सुसज्जित विशेष दल के 300 सिपाहियों सहित ऊंटों व घोड़ों पर सवार हो बैरास गांव की ओर चल दिया। बख्तावर सिंह के आने की खबर ग्रामीणों से मिलते ही बलजी बुर्जी ने भी मोर्चा संभालने की तैयारी कर ली। उन्होंने बैरास गांव को छोड़ने का निश्चय किया, क्योंकि बैरास गांव की भूमि कभी उनके पुरखों ने चारणों को दान में दी थी, इसलिए वे दान में दी गई भूमि पर रक्तपात करना उचित नहीं समझ रहे थे। वे बैरास गांव छोड़कर उसी दिशा में सैनुसर गांव की भूमि की ओर बढ़े, जिधर से बख्तावर भी अपनी फोर्स के साथ आ रहा था। रात्रि का समय था। बलजी बुर्जी ने एक बड़े रेतीले टीले पर मोर्चा जमा लिया। उधर बख्तावर की फौज ने भी उन्हें 3 ओर से घेर लिया। बलजी ने अपने सभी साथियों को जान बचाकर भाग जाने की छूट दे दी थी, सो उनके दल के सभी सदस्य भाग चुके थे। अब दोनों भाइयों के साथ सिर्फ उनका स्वामी भक्त नौकर गणेश ही शेष रह गया था। 30 अक्टूबर 1926 की सुबह 4 बजे आसपास के गांव वालों को गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। दोनों ओर से कड़ा मुकाबला हुआ। बुर्जी ने बख्तावर सिंह के ऊंट को गोली मार दी, जिससे बख्तावर सिंह पैदल हो गया और उसने एक पेड़ का सहारा ले बुर्जी का मुकाबला किया। उधर कुछ सिपाही टीले के पीछे पहुंच गए थे, जिन्होंने पीछे से वार कर बलजी को गोलियों से छलनी कर दिया। बुर्जी के पास भी कारतूस खत्म हो चुके थे। तभी गणेश रेंगता हुआ बलजी की मृतदेह के पास गया और उनके पास रखी बंदूक व कारतूस लेकर बुर्जी की ओर बढ़ने लगा। तभी उसको भी गोली लग गई, पर मरते मरते उसने हथियार बुर्जी तक पहुंचा दिए। बुर्जी ने कोई 1.5 घंटे तक मुकाबला किया। बख्तावर सिंह की फोर्स के कई सिपाहियों को उसने मौत के घाट उतार दिया, और उसे कब गोली लगी और कब वह मृत्यु को प्राप्त हो गया किसी को पता ही नहीं चला। जब बुर्जी की ओर से गोलियां चलनी बंद हो गई, तब भी बख्तावर सिंह को भरोसा नहीं था कि बुर्जी मारा गया है। कई घंटों तक उसकी देह के पास जाने की किसी की हिम्मत तक नहीं हुई। आखिर बख्तावर ने दूरबीन से देखकर बुर्जी के मरने की पुष्टि की, तब जाकर उनके शव के पास जाया गया। बख्तावर सिंह ने बलजी बुर्जी के मारे जाने की खबर जोधपुर जयपुर तार द्वारा भेजी। वह लाशों को एक जगह रख वहीं पैरे पर बैठ गया। तीसरे दिन जोधपुर के आईजीपी आए। उन्होंने लाशों की फोटो आदि खिंचवाई व उनके सिर काटकर जोधपुर ले जाने की तैयारी करने लगा। तभी आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए। पास ही के महनसर व बिसाऊ के जागीरदार भी पहुंच चुके थे। उन्होंने मिलकर उनके सिर काटने का विरोध किया। आखिर जन समुदाय के आगे अंग्रेज समर्थित पुलिस को झुकना पड़ा और शव सौंपने पड़े। जनश्रुतियों के अनुसार बख्तावर सिंह को बलजी बुर्जी के मारे जाने पर इतनी आत्मग्लानि हुई कि उसने 3 दिन तक खाना तक नहीं खाया। उनके दाह संस्कार के लिए सैनुसर गांव के ग्रामीण 3 पीपे घी के लाए। उसी गांव के गोमजी माली व मोहन जी सहारण अपने खेतों से चिता के लिए लकड़ी लेकर आए और तीनों का उसी स्थान पर दाह संस्कार किया गया जहां वे शहीद हुए। उनकी चिता को मुखाग्नि बिसाऊ के जागीरदार ठाकुर बिशन सिंह जी ने दी। अस्थि संचय व बाकी के क्रियाक्रम उनके पुत्रों ने आकर किया। आसपास के गांव वालों ने उनके दाह संस्कार के स्थान पर ईंटों का कच्चा चबूतरा बनवा दिया। सीकर के राजा कल्याण सिंह जी ने बलजी बुर्जी के नाम पर दाह संस्कार स्थान की 40 बीघा भूमि गोचर के रूप में आवंटित कर दी, जिसमें से 30 बीघा भूमि तो पंचायतों ने भूमिहीनों को आवंटित कर दी। अब शेष बची 10 बीघा भूमि को बलजी बुर्जी समृद्धि संस्था ने सुरक्षित रखने का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है। यह भूमि बलजी बुर्जी की बनी के रूप में जानी जाती है। कच्चे चबूतरे की जगह अब उनके स्मारक के रूप में छतरियां बना दी गई है, जहां उनकी पुण्यतिथि पर हजारों लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने इकट्ठा होते हैं। जो बलजी बुर्जी अंग्रेज सरकार व जोधपुर रियासत के लिए शिरदर्द बने हुए थे, मृत्यु के बाद लोग उन्हें लोक देवता मानकर उनकी पूजा करने लगे। आज भी आसपास के लोग अपने शादी के बाद गठजोड़ी की जात देने उनके स्मारक पर शीश नवाते हैं, अपने बच्चों का जड़ूला चढ़ाते हैं। रोगी अपने रोग ठीक होने के लिए मन्नत मांगते हैं, तो कोई अपनी मन्नत पूरी होने पर वहां रथ जगह करने आता है। भोपों ने उनकी वीरता के लिए गीत गाए, तो कवियों ने उनकी वीरता, साहस व जन कल्याण के कार्य पर कविताएं और दोहे लिखे। जोधपुर रियासत में उनके द्वारा डाले गए धाड़ों पर एक कवि ने यूं कहा, 20 बरस दाड़न में बीती, मारवाड़ न कर दी रीति। राजाओं द्वारा अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार करने से दुखी बलजी अपने भाव इस प्रकार व्यक्त किया करते, रजपूती डूबी जना आयो राज फिरंग, रजवाड़ा बिछलिया अटैक चढ़ो गुलामी रंग। राजपूतों के रजपूती गुण खोने के कारण ही ये फिरंगी राज बनपा है। राजपूताना के रजवाड़ों ने अपना कर्तव्य मार्ग खो दिया है और उनके ऊपर गुलामी का रंग चढ़ गया है। रजपूती ढीली हुआ बिगड़िया सारा खेल, आजादी न कायरा दई अडाने मेल। राजपूतों में रजपूती गुणों की कमी के चलते ही सारा खेल बिगड़ गया है। कायरों ने आजादी को गिरवी रख दिया है।
बलजी बुर्जी को यद्यपि लोग दड़ायती ही कहते आए हैं, कारण अंग्रेजी राज में जिसने भी बगावत की उसे कानूनद्रोही या डाकू कह दिया गया। जबकि बलजी बुर्जी डाके में लूटी रकम गरीबों में बांट दिया करते थे। उन्हें तो सिर्फ अपने ऊँटों को घी पिलाने के लिए ही रकम की जरूरत पड़ती थी। बलजी पाटौदा के जागीरदार थे। पाटौदा में उनका अपना गढ़ था। उनके आय की कोई कमी नहीं थी। वे अपनी जागीर से होने वाली आय से अपना गुजर बसर आसानी से कर सकते थे और कर भी रहे थे। जबकि बागी जीवन में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उनका जीवन दुरूह हो गया था। उन्हें अक्सर रेगिस्तान के गर्म रेत के टिल्लों के बीच पेड़ों की छांव में जिंदगी बितानी पड़ती थी। खाना भी जब जैसा मिल गया खाना होता था। महलों में सोने वाले बलजी को बिना बिछोने के रेत के टिल्लों पर रातें गुजारनी पड़ती थी। इसलिए आसानी से समझा जा सकता था कि बागी बनकर डाके डालकर धन कमाने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था। बुर्जी भी भारतीय सेना में सीधे सूबेदार के पद पर पहुंच गया था। यद्यपि उनके मन में भी अंग्रेजों के प्रति नफरत नहीं होती, तो वो भी आसानी से सेना में तरक्की पाकर बागी जीवन जीने की अपेक्षा आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते थे। पर दोनों भाइयों के मन में अंग्रेज सरकार के विरोध के अंकुर बचपन में ही प्रस्फुटित हो गए थे और उनका परिणाम हुआ कि वे विलासितापूर्ण जीवन छोड़कर बागी बन गए। बेशक जोधपुर स्टेट में उन्हें कानूनद्रोही माना गया, पर शेखावाटी व उन स्थानों की जनता के लिए वे एक क्रांतिवीर व जनहितैषी ही थे। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।